Hello everyone, welcome back to our channel BBS Pharma. We had completed unit first in previous video. You can watch it. Today we will start unit second of physical pharmaceutics, which is states of matter. So let's start. हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट सेकंड का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, की मैटर की स्टेट और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। हमारे आसपास जो कुछ भी है या जो कुछ भी यूनिवर्स में है वो सब क्या है, मैटर है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। जो भी हमारे आसपास है वो क्या है, मैटर का बना हुआ है। मैटर इज समथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर को हम ऐसे कह सकते हैं कि जो क्या है, कोई ना कोई जगह घेरता है और उसके पास कुछ न कुछ मास है, कुछ न कुछ उसका वेट है। बेशक वो कम हो लेकिन उसका कुछ न कुछ वेट होता है। मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, या हम ये कह सकते हैं मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एटम या फिर मॉलिक्यूल्स। मैटर आर द सब्सटेंस दैट कैन बी फील बाय अवर 5 सेंस ऑर्गन। मैटर वो सब्सटेंस है जिसको हम अपनी 5 सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। लाइक हम उसको स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच से फील कर सकते हैं। तो वो सब कुछ क्या है, हमारे आसपास जितना सब कुछ भी प्रेजेंट है वो मैटर है। चाहे वो ये पेन है, ये नोटबुक है, टेबल है, चेयर है, एयर है, वाटर है, सब कुछ क्या है, मैटर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर क्या है, 3 तरीके का है, यानी कि 3 तरह का मैटर, 3 तरह की स्टेट में मैटर जो है एग्जिस्ट करता है, यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट, द गैसियस स्टेट। ये तीनों स्टेट हैं जिनमें क्या है, मैटर एग्जिस्ट करता है। या तो वो सॉलिड होगा, या फिर वो लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर वो गैसियस स्टेट में होगा। फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट। A substance which have definite shape, size and volume is in solid state। हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसका जो शेप है, साइज है, वॉल्यूम है, सब कुछ फिक्स्ड है। कि वो उसकी जो शेप है वो ऐसे नहीं है कि हमने उसको कहीं और रखा तो वो चेंज हो गई, ऐसा नहीं होता। तो सॉलिड स्टेट क्या है, वो सब्सटेंस है जिसकी शेप, साइज, वॉल्यूम सब क्या है, फिक्स्ड है। अब ये नोटबुक है, ये पेन है, ये सब क्या है, सॉलिड में है। टेबल, चेयर, डोर, फ्लोर, ये सब कुछ क्या है, सॉलिड स्टेट में है। जैसे कि अगर हम फार्मेसी में बात करें, एग्जांपल टैबलेट एंड कैप्सूल, ये सब क्या है, सॉलिड। The liquid state, the substance which have no definite shape and size, they take up the shape of container in which they are put, but they have definite volume, example water। सिंपल सा समझे कि इनका क्या है, कोई शेप या साइज फिक्स नहीं है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। कि अगर 50 ml है तो वो 50 ml ही रहेगा, यानी कि इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है, लेकिन क्या है, शेप या साइज फिक्स नहीं होती। मान लो एक ग्लास में हमारे पास क्या है, मिल्क है, तो उसको हम अगर एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे तो वो क्या है, उस बाउल की शेप ले लेगा, यानी कि उस ग्लास की शेप तो नहीं रहेगी उसके पास, उसका साइज भी वैसा नहीं रहेगा जैसा ग्लास का है। तो इसीलिए जिस भी कंटेनर में हम इसको डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो वो क्या है, उसी की शेप ले लेता है, यानी कि शेप या साइज को वो क्या है, चेंज करता रहता है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो उसका फिक्स्ड रहता है। एग्जाम्पल वाटर, जैसे कि मिल्क, ऑयल, ये सब क्या है, लिक्विड स्टेट के एग्जाम्पल हैं। द गैसियस स्टेट, द सब्सटेंस दैट नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर हैव डेफिनेट वॉल्यूम। इसका कुछ भी फिक्स नहीं है, न शेप, न साइज, न वॉल्यूम। ये क्या है, अगर हमने एक रूम है उसमें एयर है तो वो सारी रूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, मतलब वो पूरा का पूरा जो स्पेस है, कहीं कहीं उसके पार्टिकल्स तरीके से फैल जाते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी। यानी कि गैसियस स्टेट के पास कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस की प्रॉपर्टीज देखने से पहले हम एक बार इन तीनों के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं। मतलब कि
एक इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है। अब इनके बीच में स्पेस ही नहीं है तो ये मूव कहाँ करेंगे, नहीं मूव कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं और इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी कि पार्टिकल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड के केस में। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या बिल्कुल नाम मात्र ही वाइब्रेशन से शो करेंगे। पार्टिकल्स क्या है, मूव नहीं करते एक जगह से, ये पार्टिकल्स यहाँ पे नहीं जाएगा, ये वाला यहाँ पे नहीं जाएगा, ऐसे मूवमेंट नहीं होती। सिंपल सा इनका क्या है, इनकी जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स बहुत बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती हैं, एक डेफिनेट शेप है इनके पास, साइज है, वॉल्यूम है, सब कुछ क्या है सॉलिड में फिक्स्ड होता है। लिक्विड में बात करें तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या है, सॉलिड के कंपैरिजन में लूज होते हैं, लूजली बाउंड है, यानी कि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगी वो सॉलिड से कम होती है, यानी कि सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड में सॉलिड से कम होती है। और यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, मूवमेंट कर सकते हैं, ये वाला पार्टिकल इधर चला जाएगा, ये वाला, इससे ज़्यादा सॉलिड से ज़्यादा इसके अंदर लिक्विड के अंदर मूवमेंट होती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं थोड़े से लूज हैं, एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इनके बीच में कम है। नेक्स्ट है गैसियस फेज। गैसियस फेज में क्या है, पार्टिकल्स बिल्कुल ही फ्रीली मूव करते हैं, मतलब कि कोई इनके बीच में ऐसा नहीं है ये वाला पार्टिकल यहाँ जा सकता है वहाँ, मतलब ये क्या है, पूरी मूवमेंट शो करता है। इसके इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है या सबसे कम इसी में होती है। इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, ये क्या, अब इनको इस कंटेनर में डालो तो ये क्या, इसने पूरे को ही ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स एक वहाँ चला गया, एक वहाँ चला गया, एक वहाँ चला गया, इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी बहुत कम हुई, इनकी कोई फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम नहीं रहा। तो गैसियस फेज क्या है, इसमें पार्टिकल्स और भी ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। ये 3 स्टेट है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो शेप एंड साइज सॉलिड के केस में फिक्स्ड होती है, लिक्विड में फिक्स नहीं है शेप या साइज, जिसमें हम इसको डाल लेंगे ये उसी के शेप को अटेन कर लेंगे। गैसियस में क्या है, इसमें भी शेप या साइज फिक्स नहीं होता। इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब मैंने बताया कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होती है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होती है। लिक्विड के केस में क्या है, इंटरमीडिएट है, यानी कि मीडियम होती है, ना ज़्यादा ना कम। और गैसियस के केस में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी वीक होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में लिस्ट है, लिक्विड में मीडियम और गैसियस में हाई। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल ही मूवमेंट शो करते हैं, इनकी मूवमेंट बिल्कुल वाइब्रेशन सी होगी तो होगी, अदरवाइज इनके बीच में मूवमेंट ही नहीं होगी। मूवमेंट नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, खुद ब खुद कम ही होगी, बहुत कम होगी। इनके ये वाले क्या लूजली पैक्ड है, इनके बीच में स्पेस भी है, तो स्पेस होने की वजह से क्या है, ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इधर उधर, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। और इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ये तो बिल्कुल ही फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनके पास आज़ादी है घूमने के लिए, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, जो सॉलिड है वो कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, नॉट कंप्रेसिबल। लिक्विड क्या है, कंप्रेसिबल है। और गैसियस फेज क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। अब इसको देखें तो अब यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, हमने इनके ऊपर क्या है, यहाँ पे प्रेशर लगाया, हमने इनको कंप्रेस किया, तो इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, कितना कंप्रेस हो जाएंगे, नेग्लिजिबल ही होगी जो इनकी कंप्रेसिबिलिटी होगी, कि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो पार्टिकल्स मूव कहाँ पे करेंगे। और लिक्विड के केस में क्या, हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, तो ये पार्टिकल्स क्या है, थोड़े से क्लोज आ जाएंगे, इनके बीच में तो इतना स्पेस है, तो यहाँ से क्या है, यहाँ तक आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, कंप्रेसिबल होते हैं, सॉलिड से ज़्यादा होते हैं। और गैसियस फेज में क्या है, हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, तो इनके बीच में तो बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो इसके पार्टिकल्स क्या है, जब प्रेशर लगाएंगे तो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा, जितना इनके बीच में इतना स्पेस है, जितना हम उसको प्रेशर लगाएंगे वो स्पेस कम होता रहेगा, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते रहेंगे, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी
नहीं होती है, लिक्विड क्या है कंप्रेसिबल है, और जो गैसियस फेज क्या है वो हाईली कंप्रेसिबल है। नेक्स्ट है फ्लो प्रॉपर्टी। सॉलिड क्या है, सॉलिड फ्लो नहीं करता, हमने देखा है कभी पेन फ्लो कर रहा है, चेयर फ्लो कर रही है, नहीं होता ना। लिक्विड क्या है, हैव एबिलिटी टू फ्लो, ये क्या है पानी भी फ्लो कर सकता है, मिल्क ऑयल ये सब क्या है फ्लो कर सकते हैं। गैसियस फेज में भी क्या है बहुत ज्यादा एबिलिटी है फ्लो करने की। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है सॉलिड का फिक्स्ड होता है, लिक्विड में भी फिक्स्ड होता है और गैसियस में फिक्स्ड नहीं होता है। स्पेस या फिर वॉइड्स, जैसे कि हमने इसमें देखा है कि इनके बीच में क्या है स्पेस बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब कि बहुत ही कम होता है लिक्विड के कंपैरिजन में, यानी कि स्पेस जो होता है इसके बीच में बहुत कम होता है। लिक्विड के बीच में क्या है स्पेस ज़्यादा होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और गैसियस के बीच में क्या है इनके बीच में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, यानी कि स्पेस सबसे ज़्यादा किस में है गैसियस फेज में है, लिक्विड में उससे कम है और सॉलिड में सबसे कम है। लीस्ट लिक्विड के केस में मीडियम और गैसियस फेज में हाई। नेक्स्ट है चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या है, हमें पता चल गया कि सब कुछ हमारे आसपास जो भी है वो क्या है मैटर है। उसकी स्टेट्स हमने पढ़ ली, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। अब चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर ये हमने देखना है। मोस्ट सब्सटेंसेस कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन स्टेट टू ऑफ मैटर टू अनदर बाय आइदर हीटिंग और कूलिंग। जो स्टेट है मैटर की, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में, गैस से फिर लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, हम वो जो स्टेट है वो क्या है चेंज हो सकती है, या तो हम उसको हीट करेंगे उसको गर्म करके, या फिर उसको कूल करके उसका टेम्परेचर डिक्रीज करके। चेंज ऑफ द स्टेट इन स्टेट में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं फेज चेंज, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में गया तो उसका क्या है फेज चेंज हुआ, सॉलिड क्या हो गया फेज हो गया और दूसरी फेज में चला गया तो उसको बोलेंगे फेज चेंज। अब क्या है हम सिंपल एग्जांपल देखें, आइस है, हम आइस को हीट करते रहते हैं, हीट करेंगे उसके बाद क्या है वो वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, यानी उसका स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से क्या है लिक्विड में आ गई। अब लिक्विड्स में आने के बाद क्या होता है हम उसको और हीट दे रहे हैं तो वो क्या है वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे उसके। अब जो वेपर्स हैं उसको हम अगर कूल करते हैं उसका टेम्परेचर हम क्या है डिक्रीज करने लग जाते हैं, तो वो वेपर्स क्या है फिर से वाटर में आने लग जाएंगे, और जब वो वाटर में आएंगे फिर से हमने उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया उसको और कूल किया, यानी कि फ्रिज में रख देते हैं तो क्या है फिर से आइस बन जाती है, यानी कि दोबारा क्या है सॉलिड बन जाती है। यानी कि जो स्टेट है मैटर की वो क्या है एक दूसरे में चेंज हो सकती है, कन्वर्जन होता रहता है उनका। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द स्टेट ऑफ सब्सटेंस रिमेन द सेम ऑल द टाइम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो स्टेट है किसी भी चीज़ की वो हमेशा सेम रहे, वो क्या है चेंज होती रहेगी। अब इसके लिए सिंपल है, हम फेज चेंज को समझ लेते हैं। सॉलिड क्या है जब लिक्विड में जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग। हमें पता है आइस क्या है जब वाटर में चेंज होती है तो उसको हम बोलते हैं ना कि आइस मेल्ट हो रही है। लिक्विड क्या है अगर सॉलिड में जाएगा तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, या फिर इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। वाटर हमने फ्रीज में रख दिया और वो क्या है आइस में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है फ्रीजिंग। जब लिक्विड क्या है गैस में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। उसके लिक्विड के वाटर के वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं ना जब वो गैस में जाता है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और जब गैस क्या है लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद सॉलिड क्या है जब वेपर्स में डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट के आए बिना तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और जब वेपर्स क्या है डायरेक्टली सॉलिड में चले जाते हैं लिक्विड स्टेट नहीं आती तो उसको बोलते हैं डीसब्लिमेशन। फ्रीजिंग ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं जब लिक्विड क्या है कन्वर्ट होता है सॉलिड में और हम क्या है टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। हम वाटर को अगर हमें आइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसका टेम्परेचर क्या है कम करते हैं ना, तो जैसे कि वाटर इनटू आइस तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। नेक्स्ट है मेल्टिंग ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। इसको फ्यूजन भी कहा जाता है जब क्या है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी कि आइस है मान लो हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वो क्या है वाटर में कन्वर्ट होगी, यानी कि उसकी स्टेट चेंज होगी सॉलिड से लिक्विड में आ गई। व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एग्जांपल आइस इनटू वाटर। नेक्स्ट है सब्लिमेशन।
when solid particles directly converted into the gas without coming to the liquid state के आए बिना solid क्या है डायरेक्टली गैस में चले जाते हैं। अब जैसे हमने देखा, अब कोई भी सिंपल हमने पढ़ा कि सॉलिड क्या पहले लिक्विड में जाता है, फिर लिक्विड में कैसे क्या है गैस में जाता है, लेकिन इसमें क्या है लिक्विड स्टेट नहीं आती, सॉलिड क्या है डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैसियस फेज क्या है जब डायरेक्टली सॉलिड में चला जाएगा, मतलब कि बिना लिक्विड स्टेट आए, तो उसको बोलेंगे हम डी सब्लिमेशन। इसमें क्या है इसका एग्जाम्पल है जैसे कि सॉलिड CO2 क्या है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि शादी वगैरह में होता है नीचे वो वाइट सा धुआं सा होता है ना, वो उसकी वजह से होता है कि ड्राई आइस की वजह से उसमें क्या है जो सॉलिड होती है वो डायरेक्टली क्या है वेपर्स बनने लग जाती है, लिक्विड स्टेट में नहीं आती। और कपूर होता है, कपूर क्या है जब हम उसको जलाते हैं तो वो क्या है डायरेक्ट गैसियस फेज में चला जाता है, लिक्विड में नहीं आता। उसके बाद क्या है डीसब्लिमेशन, व्हेन गैस पार्टिकल्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द सॉलिड विदाउट बिकमिंग लिक्विड, इट अकर्स एट वेरी कोल्ड प्लेस। जब क्या है गैसियस फेज क्या है डायरेक्टली सॉलिड में चला गया, तो उस टाइम क्या है डीसब्लिमेशन होती है। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे होता है, वहाँ पे क्या है गैस डायरेक्टली सॉलिड में चली जाती है, लिक्विड में नहीं आती, जहाँ बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर हो। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट। जब गैसियस स्टेट क्या है लिक्विड में जाती है, यानी कि वेपर्स क्या है वाटर बन जाएंगे, तो वो क्या है कंडेंसेशन होते हैं। एग्जाम्पल क्या है ऑब्जर्व विद कोल्ड ड्रिंक। आपने कभी देखा हो कि हम कोल्ड ड्रिंक को एकदम फ्रिज से निकाल के अगर बाहर रख देते तो उसके बाहर क्या है थोड़ा सा पानी की कुछ बूंदे सी ड्रॉप सी लगने लग जाती है, तो उसकी वो किस वजह से होता है कंडेंसेशन की वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ हमने बोतल रखी उसके बाहर क्या होता है एयर प्रेजेंट है। तो एयर क्या है जब बोतल के सरफेस से कांटेक्ट में आती है तो लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, फिर वो ड्रॉप्स हमें तब दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है वेपराइजेशन, इट इज़ अ चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। ये क्या है लिक्विड से गैस में जाने, यानी कि हम सिंपल वाटर को क्या है बॉईल करते हैं तो उसके क्या है वेपर बनने शुरू हो जाते हैं, एग्जाम्पल वाटर इनटू वेपर्स। नेक्स्ट एक टर्म है मेल्टिंग पॉइंट, the minimum temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called as melting point। ये वो मिनिमम टेम्परेचर है। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास ये सॉलिड है, हम इसका क्या है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, कंटिन्यू क्या है हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहेंगे। इसके अंदर मान लो आइस है, तो उसका जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक वो टेम्परेचर आ जाएगा जब क्या है ये आइस मेल्ट होने लग जाएगी, ठीक है, जहाँ पे इसका क्या है आइस से ये क्या है वाटर में कन्वर्ट होने लग जाएगी, तो वो क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जहाँ पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया वो क्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट। एक और टर्म है बॉइलिंग पॉइंट, जब अब हमने क्या है वाटर को हम क्या है कंटिन्यू हीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम उसको वाटर को कंटिन्यू हीट दे रहे हैं। अब क्या है वाटर क्या है एक टाइम पे वेपर्स में बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वेपर बनने शुरू होंगे, तो वो जो मिनिमम टेम्परेचर है जहाँ पे जस्ट क्या है वाटर जो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू ही हुए हैं उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना होता है, प्रेशर को चेंज नहीं करना होता। जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो कितना है 273.15 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे बर्फ का तो वो क्या है वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जहाँ पे लिक्विड बॉयल होना शुरू होता है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, तो उस पॉइंट को हम क्या है बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फॉर वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 373 केल्विन दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है पानी उबलना शुरू होता है और उस टाइम क्या है 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। Heat energy is required for phase change, that is solid to liquid or liquid to gas, without any change in temperature or at the constant temperature. This heat is known as latent heat. अब क्या है phase change हमें पता है solid से liquid में जा रहा है, liquid से क्या है gas में जा रहा है, तो वो क्या है phase change। अब उसके लिए क्या है कुछ ना कुछ तो हमें heat की requirement होती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, ये क्या है
एक हमने कंटेनर लिया, उसके अंदर क्या है, आइस है। आइस को हम क्या है कंटिन्यू हीट दे रहे हैं, और हमने यहाँ पे क्या है एक थर्मामीटर लगा दिया। अब इसको हम कंटिन्यू हीट दिए जा रहे हैं, और अब क्या है इसका टेम्परेचर, हीट देने पे क्या है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। मान लो इसका जो टेम्परेचर था वो माइनस क्या है 5 डिग्री था, उसके बाद वो इंक्रीज हुआ -3 हो गया, ठीक है। तो यानी कि इसका टेम्परेचर क्या है हम इसमें देख रहे हैं तो वो कंटिन्यू इंक्रीज हुए जा रहा है जब हम इसको हीट दे रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है वाटर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आइस तो क्या है मेल्ट होना शुरू होगी। लेकिन हमने जब थर्मामीटर में देखा तो यहाँ पे क्या है टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। मान लो टेम्परेचर कितना था यहाँ पे -1 डिग्री था या फिर 0 डिग्री सेल्सियस था, तो ये क्या है टेम्परेचर वही सेम रहा, लेकिन क्या है आइस मेल्ट होके क्या है वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होगी। तो वो क्या है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन हम हीट भी दे रहे हैं, तो वो इस हीट का यूज कहाँ कर रही है, ये जो हीट है वो उसका यूज क्या कर रहे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, यानी कि फेज चेंज होने के लिए वो क्या है इस एनर्जी का यूज कर लेते हैं। टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे उस एनर्जी से। यहाँ पे सिंपल समझो इसको ऐसे कि हमने इसको कंटिन्यू हीट दी, एक लेवल तक क्या है उसका टेम्परेचर भी बढ़ता गया। फिर हमने देखा कि यहाँ पे ये आइस तो मेल्ट होना शुरू होगी, लेकिन क्या है टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर वही रह गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब वो जो एनर्जी है, जो हीट हम दे रहे हैं, उस हीट एनर्जी का ये क्या यूज कर रही हैं फेज चेंज होने के लिए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए वो उसका एनर्जी का यूज कर रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे। फिर क्या है जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा फिर ये क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होने, यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसने हीट एनर्जी का फेज चेंज के लिए सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए उस हीट एनर्जी का यूज कर लिया। अब इसमें देखें अगर हमने एक लिक्विड हमने वाटर लिया है, उसको हम हीट कर रहे हैं, हीट करते रहेंगे, मान लो उसका टेम्परेचर क्या है 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। फिर हमने देखा है हम उसको हीट दे रहे हैं 60 हो गया, फिर 80 हो गया, ठीक है। कॉन्टिन्यूस का क्या है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्या है यहाँ पे आया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे हम देखेंगे कि थर्मामीटर में हमें टेम्परेचर चेंज होता नहीं दिखाई देगा उसके बाद। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है वो वेपर्स बनने शुरू हो गए लिक्विड के। अब यहाँ पे जब इसके वेपर्स बनेंगे तो क्या होगा कि जो लिक्विड है वो किस में एनर्जी यूज कर रहा है, जो हम हीट दे रहे हैं वो गैस में बनने में, यानी कि अपने फेज को चेंज करने के लिए उस हीट एनर्जी का यूज कर रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहा उस एनर्जी से, ठीक है। तो ये क्या है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को एक तरह से हम देखें तो ये हिडन हीट है, मतलब कि छुप जाते हैं, हमें थर्मामीटर में वो हीट टेम्परेचर इंक्रीज करता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन वो एक्चुअल में इसको यूज तो कर रहा है ना। इस तरह इस ग्राफ में देखें तो हमने ग्राफ बनाया हीट और टेम्परेचर के बीच में। हमने कंटिन्यू क्या है सबसे पहले ये सॉलिड स्टेट में था, हमने इसकी हीट बढ़ाई, हीट के साथ साथ क्या टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहा, तो वो क्या है सॉलिड स्टेट में। अब जब इसका कंटिन्यू टेम्परेचर और हीट हम बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहाँ पे क्या है हम हीट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन क्या है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि हीट जो है वो यूज हो रही है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में। तो ये इस हीट का यूज कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर को नहीं बढ़ाते उस टाइम, तो इस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यानी कि सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए जो हीट उन्होंने यूज की वो क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर हमने देखा कि हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आके जब वो पूरी तरह लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो फिर हमने हीट उसको दी और टेम्परेचर, तो हीट देने पे क्या है टेम्परेचर बढ़ता गया, लिक्विड स्टेट में था। फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि हीट के साथ टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया। यहाँ पे हमने, लेकिन हम क्या है कंटिन्यू हीट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इस पॉइंट पे क्या है इंक्रीज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है यहाँ पे। तो यानी कि ये जो हीट यूज कर रहा है वो किस में यूज कर रहा है लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए वो उस हीट का यूज कर रहा है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद क्या है फिर यहाँ पे फेज चेंज हो गया, ये गैस में आ गया लिक्विड, तो यहाँ पे जब हमने हीट बढ़ाई तो फिर से क्या है टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। यानी कि वो हीट जो ये किसके फेज चेंज के लिए यूज कर लेते हैं, टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, ठीक है। टेम्परेचर उस टाइम चेंज होता नहीं दिखाई देगा। टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में आने के लिए जो हीट एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, वो अमाउंट हीट एनर्जी की जो हमें लिक्विड से वेपर्स में आने के लिए रिक्वायर्ड थी, वो क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट क्या है? वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द वेपर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर इन इट्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। जब क्या है वेपर्स वो कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? डायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए उस केस में। इसको पहले हम समझे तो मान लो ये एक कंटेनर है, इसके में कंडीशन क्या है? जो कंटेनर है वो क्या है? क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? लिक्विड है, मान लो वाटर प्रेजेंट है, उसको हम हीट दे रहे हैं। हीट देने पे क्या है? एक टाइम ऐसा आता है क्या ये जो लिक्विड है वो क्या है? वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है? वेपर बनने शुरू हो गए, ठीक है। हम इसको कंटिन्यू हीट दिए जा रहे हैं और लिक्विड क्या है? वेपर्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे क्लोज कंटेनर है, ये जो भी हमने कवर कर रखा है, तो बाहर क्या है? टेम्परेचर क्या है? रूम टेम्परेचर है यहाँ पे मान लो 33 डिग्री सेल्सियस है, 34 डिग्री सेल्सियस है। बाहर क्या है? रूम टेम्परेचर। और यहाँ पे क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है, कि इससे अबव भी है कि यहाँ पे वेपर्स बनने शुरू हो गए। तो जब ये वेपर्स क्या है यहाँ पे वो टेम्परेचर अफेक्ट डालेगा, तो ये वेपर्स क्या है? फिर से लिक्विड बनना शुरू हो जाएंगी। मतलब कि हम हीट दे रहे हैं, उससे क्या लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन बाद में जब वो इस कंटेनर के यहाँ पे इस कवर से कांटेक्ट में आएंगे तो रूम टेम्परेचर होने की वजह से क्या है? ये दोबारा वेपर्स जो हैं लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि यहाँ इस कंटेनर के अंदर क्या है? दो चीजें साथ साथ चल रही है। एक तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं यानी कि वेपराइजेशन, और यहाँ पे क्या है? वेपर्स दोबारा क्या है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर के कॉन्टेक्ट में है। तो उसकी वजह से क्या है? कंडेंसेशन। यानी कि ये दोनों चीजें यहाँ पे साथ साथ चल रही हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों चीजें क्या है? बराबर हो जाएंगी। जितने लिक्विड वेपर्स में जा रहे हैं उतने ही वेपर्स क्या है? लिक्विड में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। यानी कि उसको हम बोलते हैं जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन क्या है? जब इक्वल हो तो उसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो उस टाइम पे जब ये क्या है, मान लो यहाँ से 50 लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ से भी क्या है? 50 वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। इस कंडीशन में जो वेपर्स हैं वो जितना प्रेशर इन वॉल्स पे लगाएंगे कंटेनर की, यहाँ पे वो क्या है? प्रेशर लगाएंगे कंटिन्यू। तो जितना प्रेशर वो लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। द प्रेशर एक्सक्रीटेड बाय द वेपर्स, जो प्रेशर वेपर्स ने लगाया कंटेनर की वॉल पे, और किस टाइम लगाया? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, यानी कि जब वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों क्या है? बराबर थी। उस टाइम जब प्रेशर लगता है वेपर्स का कंटेनर की वॉल पे, उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। अब मान लो ये क्लोज कंटेनर है, वही है ये क्लोज कंटेनर में हमने क्या है? यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं तो लिक्विड क्या है? वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। फिर क्या है? यहाँ पे रूम टेम्परेचर होने की वजह से ये जो वेपर्स हैं इन्हें क्या है? इनका यहाँ पे इन्हें टेम्परेचर कम फील हो रहा है, तो ये क्या है? दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो एक कंडीशन ये आई कि रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि जितने वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वेपर्स दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस कंडीशन को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और उस टाइम जो ये वेपर्स क्या है? वॉल पे प्रेशर लगाते हैं कंटेनर की। जब ये वेपर्स बनते हैं तो ये क्या है? कंटेनर की वॉल पे प्रेशर लगाना शुरू करेंगे, तो उसको हम क्या है? वेपर प्रेशर बोलते हैं। यूनिट जो है वेपर प्रेशर की वो है mmHg बार या फिर पास्कल। नेक्स्ट हम बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? नेचर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। अब क्या होता है कि दो तरह के लिक्विड हैं,
वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जो होते हैं वो क्या है, ईजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि इनके वेपर्स बनना बहुत आसान है। बिल्कुल ये हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो टेम्परेचर आएगा उस पे क्या है, इसके वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन नॉन वोलेटाइल के केस में क्या है, वेपर्स इतनी इजीली नहीं बनते, इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं, टाइम लगता है। तो इसीलिए क्या है, जब वोलेटाइल लिक्विड लेंगे तो ज़्यादा वेपर बनेंगे और जल्दी वेपर्स बनेंगे। तो इसकी वजह से क्या है, जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, ज़्यादा वेपर्स होंगे तो वॉल पे, इसीलिए क्या है, वोलेटाइल लिक्विड के अंदर क्या है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, नॉन वोलेटाइल के केस में कम होता है। वोलेटाइल लिक्विड हैव हायर वेपर प्रेशर देन नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नेक्स्ट है temperature. The vapor pressure of liquid increase with increase in temperature due to increase in kinetic energy. अब क्या है, लिक्विड का जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पे हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर जितना हम इंक्रीज करते रहेंगे तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में मूवमेंट ज़्यादा होगी। मूवमेंट ज़्यादा होगी तो वो क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो ईजिली क्या है, जितना हमने टेम्परेचर दिया उतने ही क्या है, वेपर्स बनने शुरू हो गए। जितने वेपर्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर लगेगा। तो इसीलिए वेपर प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर फोर्स। द लिक्विड्स विच हैव स्ट्रोंगर इंटरमोलिकुलर फोर्स शो लो वेपर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। अब क्या होता है कि जो लिक्विड है, मान लो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है। तो जब ये हम इनको हीट देंगे तो इनका जो ब्रेक डाउन होगा, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इनका ब्रेक डाउन होगा तो वो क्या है, ज़्यादा टाइम लेंगे। यानी कि पार्टिकल इजीली वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे अगर उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो इसी वजह से क्या है, अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होती है तो क्या है, वेपर्स बनने में टाइम लगेगा और क्या है, वेपर प्रेशर भी उसी हिसाब से कम हो जाएगा। तो इसीलिए इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू द गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन हमने पढ़ लिया कि क्या है, डायरेक्टली जब सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट में चली जाती है, लिक्विड स्टेट नहीं आता, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब इसमें क्या है, पहले हम इसके लिए फेज डायग्राम को समझ लेते हैं। हमने फेज डायग्राम के लिए जो ग्राफ बनाया, इसमें क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में बनता है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे कम टेम्परेचर पे शुरू में और कम ही प्रेशर पे क्या है, वो जो सब्सटेंस है वो क्या सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, हमें पता है। अब जो आइस होती है उसका टेम्परेचर क्या कम होता है ना, लिक्विड और गैसियस फेज से। तो यानी कि शुरू में जब टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल कम है तो जो कोई भी सब्सटेंस है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद क्या है, एक पॉइंट ऐसा आ गया है जहाँ पे क्या है, टेम्परेचर तो बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हुआ है, बिल्कुल कम चेंज हुआ है, और प्रेशर क्या है, कॉन्टिन्यू चेंज हो रहा है। प्रेशर चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर बहुत कम चेंज हो रहा है। तो उस टाइम क्या है, जो ये स्टेट थी उसने चेंज कर ली, सॉलिड से वो क्या है, सब्सटेंस लिक्विड में चला गया। अब इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ प्रेशर चेंज हो रहा है और सब्सटेंस क्या है, सॉलिड से लिक्विड में चला गया। अब उसके बाद क्या है, हमने फिर से टेम्परेचर इंक्रीज किया और प्रेशर भी इंक्रीज किया, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, दोबारा कंटिन्यू इंक्रीज होने लगे। तो जो सब्सटेंस है वो क्या है, गैसियस फेज में आ गया। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट पे क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, यहाँ पे तीनों की प्रॉपर्टी ही यहाँ शो हो रही है। ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस जो सब्सटेंस है तीनों की प्रॉपर्टी शो करता है। अब पहले हम टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देख लेते हैं। मान लो हमने पढ़ लिया ये चीज, सॉलिड क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड क्या है, गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब ये तीनों चीजें क्या हैं, इंटरचेंज होती रहती हैं एक दूसरे में। अब इसके लिए क्या है, जो हमने ये कैसे इंक्रीज होगी, टेम्परेचर और प्रेशर से ही होती है ना। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चला जाएगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड क्या है, सॉलिड में आ जाएगा। अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में जाता है, लिक्विड गैस में जाता है, गैस फिर क्या है, अगर प्रेशर कम किया तो गैस लिक्विड में आएगा, लिक्विड क्या है, सॉलिड में जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, इनकी
स्टेट चेंज करने में बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही हमने देखा फेज डायग्राम की सबसे कम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या है ये सॉलिड स्टेट में था। उसके बाद क्या है एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ क्या है हमने टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाया लेकिन क्या है प्रेशर कंटिन्यू इंक्रीज किया, तो उस टाइम क्या है जो सब्सटेंस था वो क्या लिक्विड स्टेट में चला गया। उसके बाद हमने क्या किया, टेम्परेचर भी कंटिन्यू इंक्रीज किया, प्रेशर भी कंटिन्यू इंक्रीज किया और जो सब्सटेंस है वो क्या है गैसियस स्टेट में आ गया। अब एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जब हमने टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया और प्रेशर भी क्या है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, यानी कि ये पॉइंट क्या है यहाँ पे क्या है वो मिनिमम या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद क्या है सब्सटेंस सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब वो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में चले जाएगा तो अलग ही प्रॉपर्टीज शो करेगा। इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद यानी कि वो अलग प्रॉपर्टीज शो करने लग जाता है। ये फेज डायग्राम आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। उसके बाद क्या है सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट इज एन इक्विलिब्रियम वेयर ऑल थ्री फेजेस एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी कि जहाँ पे तीनों सॉलिड लिक्विड गैस क्या है इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब तीनों की प्रॉपर्टीज उसके अंदर शो होती हैं। इट इज द मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर बियॉन्ड विच कंडीशन ऑफ सब्सटेंस कैन नॉट बी अल्टर और चेंज। ये वो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर या प्रेशर है जहाँ पे क्या है जिसके नीचे क्या है सब्सटेंस जो है वो अल्टर नहीं हो सकता, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो ड्राई आइस है, उसका जो सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है -78.5 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे क्या होता है जो ड्राई आइस होती है वो तीनों की प्रॉपर्टीज शो करती है। वैसे तो क्या है सब्लिमेशन और क्रिटिकल पॉइंट ये दोनों क्या है अलग अलग टर्म है, लेकिन यहाँ पे इनको एक साथ पढ़ाया गया है। ये जो पॉइंट है इसको याद रखना कि ये ट्रिपल पॉइंट है और ये यहाँ पे क्या है क्रिटिकल पॉइंट है, ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ह्यूमन। सिंपल ह्यूमिडिटी क्या है जो वाटर या फिर मॉइस्चर क्या है एयर में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स दैट कैन बी होल्ड बाय एयर एट सेम टेम्परेचर। कि मान लो अब एयर में क्या है एट प्रेजेंट 50 वाटर वेपर्स प्रेजेंट है और उसका टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस। अब उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कितनी है, अगर वो जब तक कम भी होल्ड कर सकता हो ज़्यादा भी, मान लो उसकी कैपेसिटी क्या है 60 है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी और इसी टेम्परेचर पे कि इतने टेम्परेचर पे जो एयर है वो कितने वाटर वेपर्स को कम से कम भी होल्ड कर सकती है, वो है 60, लेकिन उसमें प्रेजेंट कितने हैं 50। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है इन दोनों का रेशियो। हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा परसेंटेज में काउंट करते हैं, इसको इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब कि जितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं एयर में अपॉन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स दैट एयर कैन होल्ड, कि जो उसकी कैपेसिटी है कि कितनी कैपेसिटी है वो जितनी होल्ड कर सकता है उसी टेम्परेचर पे जितने भी यहाँ प्रेजेंट थे, मल्टीप्लाई बाय 100। इट इज मेजर बाय हाइग्रोमीटर से ये डिवाइस है, इससे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर को हम सिंपल पहले समझते हैं। हमने क्या है दो कंपोनेंट लिए ए और बी, ठीक है, इन दोनों को हमने मिक्स किया और क्या है एक मिक्सचर बना लिया। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट था जो ए कंपोनेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट मान लो 50 डिग्री सेल्सियस था और बी कंपोनेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 65 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जब हमने इसका मिक्सचर बनाया तो उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि जो ए का मेल्टिंग पॉइंट था और बी का मेल्टिंग पॉइंट था, इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट से इस मिक्सचर का जो मेल्टिंग पॉइंट वो क्या है कम आया है। तो जिस मिक्सचर के केस में ऐसा होता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जिनसे उसको मिक्स करके बनाया गया उन दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट के मेल्टिंग पॉइंट से उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट जब कम होगा तो उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर।
व्हेन टू और मोर फेज मिक्सड विद ईच अदर, जब दो या दो से ज़्यादा फेज को हम एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर गेट रिड्यूस्ड कंपेयर टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल को देख के हम उसके कंपैरिजन में क्या है उस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट कम आया है, देन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज यूटेक्टिक मिक्सचर। तो इस तरह के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक टर्म कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड यूटेक्टोस विच मीन्स इजिली मेल्टेड। ये क्या है, ग्रीक वर्ड से आया है जो कि यूटेक्टोस है, जिसका मतलब है इजिली मेल्टिंग, यानी कि जो इजिली मेल्ट हो जाता है। जैसे कि इसमें देखें तो हमने क्या है दो कंपोनेंट लिए थे ए और बी। ए का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, बी का कितना है मेल्टिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस। जो हमने मिक्सचर बनाया उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना आया 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो यहाँ से दोनों का रिड्यूस हो गया 40 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, यूटेक्टिक पॉइंट। जितना उसका मेल्टिंग पॉइंट आया है उस मिक्सचर का, उसको हम बोलेंगे यूटेक्टिक पॉइंट। यानी कि दोनों को जब हम एक मिक्सचर बना रहे हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है रिड्यूस हो जाएगा, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर। जैसे कि थाइमफॉल और कम्फोर को जब हम क्या है मिक्स करते हैं, उसका मिक्सचर बनाएंगे तो क्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। वैसे ही मेंथोल और कम्फोर को जब हम मिक्स करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है रिड्यूस हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए प्लस बी मिक्सचर इज लेस देन ए एंड बी, यानी कि ए का जितना था और बी का जितना था उससे क्या है ए प्लस बी यानी कि मिक्सचर का क्या है मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया। मान लो मिक्सचर का क्या है मेल्टिंग पॉइंट ए से भी कम है और मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है बी से भी कम है। आई होप आप सबको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।